आज की क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि हम जो है स्पेस को पढ़ेंगे, स्पेस के बाद हम बायोटेक के ऊपर आएंगे, ठीक है। ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्पेस को हम तीन तरीके से मतलब तीन पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे बेसिक के स्पेस में है क्या, ज्योग्राफी के साथ इसको अलाइन करना है आपको, इसका कंटेंट और ज्योग्राफी का कंटेंट, मतलब जो फिजिक्स ऑफ स्पेस है इसका और ज्योग्राफी का जो आपका सोलर सिस्टम है, इन दोनों को इकट्ठे पढ़ना है, ठीक होगी बात। क्योंकि वहाँ पे आप पढ़ते हो कौन कौन सी लोकेशन पे है, यहाँ पे आप उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न पढ़ते हो। उसके बाद जो है हम आएंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर कि हम क्या टेक्नोलॉजी लेके स्पेस के अंदर जो है हमने कुछ इन्वेंट किया या कुछ भी किया या चीज़ों को डिस्कवर किया। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका करंट, करंट के अंदर क्या आएगा कि वर्ल्ड इन स्पेस, मेजर मिशन कौन से हैं, इंडिया इन स्पेस हमने क्या किया, ठीक है। तो ये है दोस्त, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मन में क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स के बारे में, कि यूनिवर्स क्या है ना, यूनिवर्स की कंपोजिशन क्या है, कि मतलब हम ये सोचते हैं कि जो हमें पता है क्या वही यूनिवर्स है, नहीं। यूनिवर्स एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब इसके अंदर जो हमें पता है, आप स्टार्स की बात करते हो, आपको जो भी आप प्लैनेट्स की बात करते हो, ये सब कुछ क्या है, ऑब्जर्वेबल। दिस इज जस्ट अ 5%, ये सिर्फ 5% है, मतलब हमें जो पता है वो जस्ट 5% है। मतलब आप सोच रहे हो कि हमें यूपीएससी का सिलेबस बहुत है, मतलब आप ये सोच लो कि पूरी दुनिया का जो हमें पता है वो सिर्फ 5% है। बाकी क्या आ जाता है, बाकी आ जाता है डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी है 68% एंड डार्क मैटर क्या है 27%। हमें यहाँ पे यूपीएससी प्री के अंदर ऑर्डर पूछा जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मतलब डार्क एनर्जी, देन डार्क मैटर, उसके बाद ऑब्जर्वेबल, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये होते क्या है हम डेफिनेटली उनको पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पे हम पहले ये देख लेते हैं ओके, शांतनु, ठीक है। मैं अभी आपका जो है इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें कैसे पता, हमें 5% पता है बाकी का नहीं पता, अभी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके, तो पहले हम यूनिवर्स को समझेंगे तभी हमें पता लगेगा यूनिवर्स क्या है। जैसे अभी यूनिवर्स की जो आप बिग बैंग थ्योरी पढ़ोगे ज्योग्राफी के अंदर, तो वो उस अजम्पशन पे है कि यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है, तो आपका इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो पहली बात कि यूनिवर्स के लिए की कंट्रीब्यूटर कौन से हैं, ठीक है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जॉर्ज लेमेटर, जॉर्ज लेमेटर एक ऐसे एग्जाम्पल थे जिन्होंने बिग बैंग के बारे में बताया। आप ये समझो, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जॉर्ज लेमेटर ने क्या बोला कि जो यूनिवर्स है वो एक पॉइंट से चला, तो मतलब एक पॉइंट है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है जिसके अंदर बहुत ही हाई एनर्जी, ठीक होगी बात। अब ये हाई एनर्जी जब एकदम से जैसे ब्लास्ट होता है ना, एक इतना सा बॉम्ब है और कितना बड़ा धमाका कर देता है, जब ब्लास्ट हुआ तो ये ऐसे साइडों को जो है यहाँ पे गैसेस फैलने लगी। अब ये गैसेस जो है धीरे धीरे ठंडे हुई, देन यहाँ पे स्टार की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। देन आप बहुत सी थ्योरीज पढ़ते हो जहाँ पे प्लेनेट और ये सारी चीजें बनती है, ओके। अब उन्होंने ये बोला कि यूनिवर्स यहाँ पे एक पॉइंट से जो है स्टार्ट हुआ, तो मतलब यूनिवर्स का उन्होंने बोला ओरिजिन है, ठीक है। इतनी बात उन्होंने बोली, ओके। अब यहाँ पे जो है इट मीन्स कि उन्होंने बोला कि यूनिवर्स जो है वो एक पॉइंट से चला, जैसे एक बॉम्ब नहीं होता, बॉम्ब उसका धमाका होता है तो क्या होता है, क्लाउड, डस्ट के क्लाउड्स है ना, चारों तरफ आ जाते हैं, सिमिलरली इन्होंने बताया। अब यहाँ पे जब स्टार्टिंग इन्होंने की, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनको भी इन्होंने आइडिया सुनाया। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब आइडिया सुना तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि मतलब इतना दम नहीं लग रहा आइडिया में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप सोचो कि जॉर्ज लेमेटर जो थे एक प्रीस्ट थे, समझ रहे हो, एक प्रीस्ट थे लेकिन फिजिक्स के अंदर भी पढ़ाते थे, ठीक है। तो मतलब दो दो शौक थे उस टाइम पे, आज तो एक भी नहीं पाला जाता हमारे से, ठीक है। उस टाइम पे इनको दो दो थे, तो मतलब एक रिलीजियस पर्सन, जैसे अभी एक आया था अनुराग ठाकुर, है ना, अनुराग ठाकुर ने क्या बोला था कि जो फर्स्ट जो अपना एस्ट्रोनॉट कौन है, हनुमान जी। तो रिलीजन और साइंस को अलग अलग रखना है। तो जब इन्होंने बोला कि यूनिवर्स जो है वो एक सिंगल पॉइंट, एक डेंस पॉइंट से जो है ओरिजिन हुआ, तो सिमिलरली अगर फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, एडविन हबल जो है उन्होंने एक्सपेंशन को कंफर्म किया था, जिसको हबल्स लॉ बोलते हैं। हमें लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मैं आइडिया दे रहा हूँ। तो मतलब
अब जॉर्ज लेमेटर ने जब बोला कि यूनिवर्स एक पॉइंट से चल रहा है, तो इट मीन्स कि जब एक पॉइंट से चल रहा है तो ये एक्सपेंड होना चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर तो एक्सपेंड होगा, राइट। जैसे मान लीजिए कोई डेंस चीज है, कोई लेट्स से सॉलिड है, जैसे लेट्स से हम आइस को मान लेते हैं, आइस तो हमने देखी है, तो आइस इतनी है, हमने उसको गर्म किया तो देन वहां पे वेपर बने, तो इट मीन्स के आइस अगर जो है सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस के अंदर कन्वर्ट होगा तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे एलपीजी होती है आपकी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो हमने उसको प्रेशर डाल के लिक्विड के अंदर रखा है, जैसे उसको बाहर निकालते हैं तो गैसेस फॉर्म के अंदर वो एक्सपेंड करती है, राइट। अब यहाँ पे एडविन ने बोला कि हाँ ये बात है। अब सवाल ये था कि अगर कोई चीज एक पॉइंट से चली तो वहां से जो है लाइट भी होगी, ठीक है, डेफिनेटली अगर कोई ऐसे ब्लास्ट हुआ तो वहां पे लाइट भी होगी, जो लाइट हम तक ट्रेवल अर्थ के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है, अर्थ के ऊपर डेफिनेटली ये लाइट आनी चाहिए। तो अगर एडविन जो है जॉर्ज लेमेटर जो थे वो सही थे कि एक पॉइंट से जो यूनिवर्स बना है, तो हमारे पास वो लाइट कहाँ है, अर्थ के ऊपर लाइट ही नहीं है, वो हमने रिसीव ही नहीं की। जैसे आप समझो कि स्पेस के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, विजिबल लाइट हमारे पास आती है, हाँ हम ये कहते हैं कि अर्थ के ऊपर जो है विजिबल लाइट सन से आ रही है, ठीक है, कितने टाइम में, 8 मिनट में। तो इट मीन्स कि जो सन के ऊपर हो चुका है, लेट्स से कि 10 बजे कुछ हुआ, तो वो लाइट इंफॉर्मेशन लेके हमारे पास कब आ रही है, 10:08 पे, ठीक है। सो इट मीन्स कि हमें 8 मिनट बाद पता चलता है। सो साइंस कह देते हैं करंट है, करंट कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज क्या है, वो पास्ट है। मेरी आंखों में कोई लाइट पड़ रही है तभी तो मुझे सामने चीज दिख रही है, वो लाइट पहले वो चीज एग्जिस्ट करती है, उसके बाद लाइट मेरी आंखों में पड़ती है, देन मुझे पता चलता है कि वहां पे कुछ है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपके घर के अंदर बल्ब लगा है, ठीक है, आप मान लीजिए एलईडी लगी हुई है, आपने उसको, एलईडी से क्या निकल रहा है, लाइट निकल रही है, फोटोन, लाइट के फोटोन बाहर आ रहे हैं, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे दीवार है, ठीक है, रूम के अंदर दीवार होगी। अब जैसे ही आपने उसको स्विच ऑफ किया, आपने उसको स्विच ऑफ किया, तो लाइट उसी टाइम पे स्विच ऑफ नहीं होती, लाइट से कुछ फोटोन, मान लीजिए आपने स्विच ऑफ किया, यहां से फोटोन निकल चुका है, अगर यहां से फोटोन कोई निकल चुका है तो वो वहां तक ट्रेवल करेगा, दीवार तक ट्रेवल करेगा, स्विच ऑफ करने के बाद भी, क्योंकि वो ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। लेकिन हमें ये दिखता तो नहीं है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है। सिमिलरली सन से, अब सन मान लो, सन यहाँ पे जो है लाइट भेज रहा है, तो सपोज करो 10 बज गए, यहाँ से लाइट एक चल पड़ी, आपने सन को बंद कर दिया, मान लीजिए सन गायब हो जाता है 10 AM, तो क्या होगा, वो लाइट अर्थ के ऊपर आएगी और हमें 10:08 AM मतलब 10:08 पे पता चलेगा कि सन गायब हो गया। तो यहां से ये कंसेप्ट आपको बताओ क्लियर हो गया कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, कि भाई हमें वो जब वहां से चल पड़ी है तो हमारे पास जब आएगी देन हमें रियलाइज होगा, राइट। अब यहां पे बात होगी कि हमारे पास जो है लास्ट लाइट जो है 10:08 AM रिसीव होगी, जबकि सन गायब कब हुआ, 10 AM पे, ठीक है। सो इट मीन्स कि जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर सिर्फ विजिबल लाइट नहीं है, ये तो विजिबल लाइट की बात की, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरेज है, गामा है, ठीक है, माइक्रोवेव्स है, तो ऐसे कितने डिफरेंट जो है एनर्जीज है, इनको हम लाइट ही बोलते हैं। ऐसी कितनी डिफरेंट लाइट्स है, हमें सिर्फ ये दिख रही है विजिबल, बाकी हमें नहीं दिख रही, ठीक है। तो क्या वो बाकी स्पेस के अंदर एमिट नहीं होती, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ब्लैक होल है, उसने कोई चेंजेस की, उसके अंदर एनर्जी निकलेगी, कुछ वहां से एक्सरेज आ गई, ठीक है, बाकी जो है जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स आ गई, वो EM नहीं है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स हैं, न्यूट्रल स्टार है, कुछ भी मूवमेंट होती है तो वहां से एनर्जी निकलती है, हमारी बॉडी से इंफ्रारेड निकल रही है, कोई चीज गर्म हो जाती है उससे इंफ्रारेड निकलती है, तो इंफ्रारेड भी इसी का पार्ट है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई ना कोई लाइट तो वहां से आ रही है, राइट। अब यहाँ पे अगर यूनिवर्स जब बना तो उसी टाइम पे जो है लाइट एक ट्रेवल की होगी और वो लाइट अर्थ के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे पास हमने उसको अभी तक डिटेक्ट नहीं किया। तो पहला, अगर जो जॉर्ज लेमेटर जिन्होंने बिग बैंग के बारे में बताया वो सही थे, तो फर्स्ट जो लाइट थी यूनिवर्स की, फर्स्ट लाइट जो है वो अर्थ के ऊपर हमें डिटेक्ट करनी है, उसको नाम दिया गया कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ठीक है। माइक्रोवेव क्यों कहते हैं मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। सो CMB लाइट जब तक डिटेक्ट नहीं करते तो इनका ये कहना कि यूनिवर्स एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है वो हम नहीं मानेंगे। देन यहाँ पे जॉर्ज गैमो ने प्रेडिक्ट किया था कि अगर ये जॉर्ज लेमेटर सही है
तो पहली लाइट CMB जो है हमें अर्थ के ऊपर डिटेक्ट करनी होगी, तभी जाके मानेंगे कि ये जो है सही है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करें, एक और थे यहाँ पे थोड़ा सा शुभ किया, वो थे फ्रेड हॉयल। फ्रेड हॉयल जो थे उन्होंने जो थ्योरी दी थी दैट इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? देखो, बिग बैंग वाला क्या बोलते थे, जॉर्ज मित्र क्या बोलते थे कि एक पॉइंट से यूनिवर्स जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। फ्रेड हॉयल क्या बोलते थे कि यूनिवर्स इज अ स्टेडी स्टेट। क्या है? स्टेडी स्टेट। ठीक है, अब ये किसने बोला? फ्रेड हॉयल ने। तो ये दोनों जो थे उस टाइम पे पता क्या होता था कि जैसे मान लो यूएस है, यूरोप है, इनकी आपस में यही बातें चलती रहती थी। एक ने बोल दिया कि ये है, तो यूरोप वाले जो है अपने साइंटिस्ट की बात मानते थे, दूसरे में दूसरे की बातें थे। श्वेता CMB बताऊंगा मैं अभी आगे, टॉपिक आएगा। तो यहाँ पे आप समझो, जो यूनिवर्स की फर्स्ट लाइट थी चली थी, वो यहाँ तक हमें देखनी चाहिए, मतलब हमें डिटेक्ट होनी चाहिए। अब दो थ्योरीज आ गई, एक तो जहाँ पे जॉर्ज लेमेटर ने दी, ये किसने दी? फ्रेड हॉयल ने। जॉर्ज लेमेटर क्या बोलते थे? एक पॉइंट से यूनिवर्स बना है। अब इसका अगर ये सही है तो हमें क्या चाहिए? CMP हमें डिटेक्ट होनी चाहिए, जो पहली लाइट यूनिवर्स की। अब फ्रेड हॉयल जो थे, इनसे भी पूछा गया कि भाई स्टेडी स्टेट कैसे है? स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि ये कहते थे एक पॉइंट से यूनिवर्स ऐसे ओरिजिनेट हुआ, ये कहते कभी ओरिजिनेट हुआ ही नहीं यूनिवर्स। मान लो जो यहाँ पे 1 लाख ईयर पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है, उससे भी बिलियन ईयर्स पहले भी ऐसा था, यूनिवर्स ऐसा ही है। तो जब इनसे पूछा गया कि बताओ फिर नया मैटर कैसे क्रिएट होता है, तो उसके ऊपर ये बहुत ही कन्विंसिंग आंसर नहीं दे पाए। ठीक है, तो फ्रेड हॉयल की ये थी। और फ्रेड हॉयल जो थे, इनको वो उसका बहुत शौक था कि शो ऑफ करने का, है ना, मीडिया के अंदर जाने का, कि मैं बताऊंगा कि क्या हुआ। और ये फ्रेड हॉयल ने, जो इनकी आई गेस 2001 के आसपास डेथ हुई, मरते दम तक भी इन्होंने बिग बैंग को नहीं, मतलब उसका जो है उसके बारे में सही नहीं बोला, कि उन्होंने बोला कि वो सही नहीं है। ठीक है, हालांकि जो बिग बैंग के लिए एविडेंस थे कुछ, वो कलेक्ट करने इन्होंने हेल्प की, लेकिन इन्होंने माना नहीं कि भाई ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला कि जो मैं कह रहा हूँ सही है। अब यहाँ पे सवाल आपके मन में आएगा कि बिग बैंग जो है नाम ये किसने दिया? ठीक है, कि एक बड़ा धमाका हुआ उस टाइप पे, नाम किसने दिया? आपको जान के हैरानी होगी कि जो फ्रेड हॉयल है, इन्होंने ही इसका नाम दिया। वो कैसे? फ्रेड हॉयल को एक बार जो अपना BBC अपने रेडियो चैनल पे बुलाता है, कहता भाई आ जाओ अपने विचार दो। फ्रेड हॉयल तैयार होके जाते हैं मुंह धो के, तो इनसे पूछते हैं कि भाई बताओ तुम्हारी स्टेडी स्टेट के बारे में। इन्होंने बताया, तो इन्होंने बोला कि रेडियो चैनल पे भी कि एक और है जॉर्ज लेमेटर, वो बोलते हैं एक पॉइंट से ओरिजिन है। तो फ्रेड हॉयल मजाक करते हैं, द सो कॉल्ड बिग बैंग। तो उन्होंने मजाक में इसको बिग बैंग बोल दिया कि ऐसे धमाका हुआ, ये कैसी बात होगी। तो इन्होंने बोला कि यार चाहे क्रिटिसाइज कर रहा है हमें, लेकिन नाम तो अच्छा है, तो बिग बैंग का नाम वहीं से। तो मतलब जो सबसे बड़े क्रिटिक्स थे, उन्होंने ही उसका नाम दिया बिग बैंग। समझ रहे हो? तो ये है इनके बीच में। अब सवाल ये आ गया हमारे मन में कि अब CMB डिटेक्ट होनी चाहिए, तभी जाके इसको मानेंगे। यहां तक क्लियर है? बताइए मुझे एक बार, यस नो या कोई कंफ्यूजन है बता दो फटाफट, फिर मुझे आपकी पेस भी पता चल जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है जी, ठीक है, ओके। सो यहां तक हमें समझ आ गया कि भाई दोनों के बीच में एक टसल चल रही थी, और उसके बाद में रिजॉल्व हो गया। और यहां पे जो डिटेक्ट करना था, सर ये जो आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो ये नोट्स में ऐड है नहीं? मतलब मैं लिख रहा हूँ कि आपको ये वाली अगर चाहिए तो उसके ऊपर ये भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो लिखी हुई, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप साथ साथ में सुनो ध्यान से। अब मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से जो है पहली लाइट डिटेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि वहाँ से एक लाइट ऑन हुई, वो लाइट ट्रेवल करके हमारे पास आनी चाहिए। ठीक है, मैंने सन वाली एग्जांपल दी आपको, इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाओ कि एक्चुअल के अंदर चीज़ें कैसी होती हैं। अब यहाँ पे जो पहली यूनिवर्स की जो लाइट है जब चला, जिसको हमने क्या बोला CMB, वो हमारे पास आनी चाहिए। तो दो थे साइंटिस्ट बेसिकली, पेंजियास एंड विल्सन। ये अपने घर में काम कर रहे थे। ठीक है, घर में क्या इनको बुलाया गया कि भाई ठीक है तुमने यूनिवर्स से यानी कि कुछ एक्सरेज डिटेक्ट करनी है। ठीक है, ओके, जैसे ही पढ़ा रहे हो वैसे ही, ठीक है। चंदा, ठीक है जी, ठीक है। तो
यहाँ पे ये था कि इनको बुलाया गया कि भाई अपना माहौल तैयार करो और ये लेके आओ अपना जो भी सामान है और एक्सरेस डिटेक्ट करनी है, ठीक है। मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे स्लाइड में। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको सारी कहानी सुनाई, अभी थोड़ा सा रीकैप। जॉर्ज लेमित्र, देखो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 की यहाँ पे एक मैं आपको बताता हूँ एक पॉइंट। जब जॉर्ज लेमित्र ने बोल दिया कि यूनिवर्स एक पॉइंट से है, तो जो पोप थे, पोप ने बोला कि यार ये तो हमारे रिलीजन के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये बताएंगे हमारा रिलीजन जो बोलता है वो देखो एक्सपेरिमेंटली भी सब कुछ है। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी। जॉर्ज लेमित्र ने ये बोला था कि भाई रिलीजन और साइंस को कन्फ्लिक्ट मत करो, ठीक है। इनका जो है ये साथ में नहीं होने चाहिए, तो इनको अलग अलग रखो। इंटरफेरेंस जो रिलीजन की है वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि पोप एक ऐसे असेंबली में बैठे हुए भाषण दे रहे थे, तो नीचे ही ये अपने जॉर्ज लेमित्र बैठे थे। तो पोप ने बोला कि ऐसे ऐसे कि हमारा उसने जो है हमने बताया कि यूनिवर्स एक पॉइंट से है, हमारे रिलीजन एक क्रिश्चियन ने बताया। तो जॉर्ज लेमित्र नीचे बैठे थे, उन्होंने वहां पे ऑब्जेक्ट किया, लेकिन आपको पता है बात तो मानी नहीं जाती, लेकिन उन्होंने खुद अपनी तरफ से एफर्ट किया कि रिलीजन और साइंस दोनों अलग अलग रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप करंट सिनेरियो में दे सकते हो, क्योंकि यूपीएससी का कोई पता नहीं कि यूपीएससी आपको उससे ऐसे ही पूछ ले, है ना, उस टॉपिक से कि रिलीजन और साइंस कभी कभी साथ में भी चलती हैं, अच्छा है, कभी कभी अलग भी चलती है। लेकिन ये वाला जो अब रामदेव देखो वो हमें कोरोनिल बेच गया, बताओ, है ना, कोरोना के चक्कर में कोरोनिल। अभी दिल्ली के अंदर पोल्यूशन हो रहा है तो पोलोनिल लेके आ रहा है, कहता पोलोनिल लेके आऊंगा, उससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो कितना कितना सामान हमें बेचा जा रहा है। अभी मैं कल परसों पढ़ रहा था कि जो वो घी है, घी के ऊपर आ गया कि वो नकली है या कुछ है ना, तो उसमें कुछ ऐसी हेडलाइन थी। अब वो बताओ, लेकिन वो उन्होंने कभी कहा नहीं असली है उन्होंने तो ये बोला कि ये स्वदेशी है, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि नकली। तो हम स्वदेशी के चक्कर में खरीदते, है ना। अभी अपना पोल्यूशन है दिल्ली का इंडिजीनियस है, तो इंडिजीनियस है तो हम सूंघेंगे उसको, क्या बात है ना। हाँ, शास्त्रों में सब लिखा है, राइट। तो ये उस टाइम पे देखो, ठीक है, जो फायरिंग की ट्रेजेक्टरी है कि कितनी कहाँ पे फायर करना चाहिए वहां तक पहुंचे सही, वो पूरी ट्रेजेक्टरी भी ये बताते थे, ठीक है। तो अच्छा काम करते थे। फ्रेड हॉयल की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने बिग बैंग का नाम दिया था, बीबीसी। अब देखो जो मैंने आपको बताया आपको लगेगा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये स्लाइड आपके हिसाब से ही रखी गई है। वीकनेस क्या थी, कॉन्टिन्यूस जो मैटर कैसे क्रिएट हो रहा है अगर स्टेडी स्टेट है, नहीं, सीएमबी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे जो है बिग बैंग थ्योरी कैसे जीती, दोनों के बीच में फाइट थी, कैसे जीती। पहला था रेडशिफ्ट एंड हबल लॉ, मैं बताऊंगा अभी क्या है, ठीक है। दूसरा था सीएमबी, ठीक है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। तीसरा क्या है, तीसरा है न्यूक्लियर सिंथेसिस, कि जब जो स्टार्टिंग के अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसे क्लब हुई, उनका न्यूक्लियस कैसे बना। आप इसको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ोगे, जब मान लो एक चीज़ है बहुत तेज हाई टेम्परेचर है, जब दुनिया बनी, इतने हाई टेम्परेचर के अंदर क्या होगा, क्या कोई हाइड्रोजन होगी, नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, आयन होंगे, आयन होंगे। आयन क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल होंगे, ठीक है। वो धीरे 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 ठंडे हुए, देन हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, एटम फॉर्मेशन बाद में होगा, राइट। देन मॉडर्न ऑब्जर्वेशन भी यही बताती है कि चीज़ें ठीक है, ठीक है। चलो अब रेड शिफ्ट क्या है इसको समझेंगे, देन यू विल रियलाइज के जो मैं सीएमबी की बात कर रहा हूँ क्या है, इसके बाद उस टॉपिक को देखेंगे। पहले मैंने आपको ओवरऑल सिनेरियो बता दिया। रेड शिफ्ट क्या है, मैं ये कहता हूँ कि अभी जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब कोई अगर इधर से एम्बुलेंस आ रही है या पुलिस की गाड़ी, तो वो हमारी तरफ जा रही है या दूर जा रही है, कैसे पता चलता है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है साउंड की, वो सायरन मारती जाती है, हमारे पास आ रही है पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर दूर जा रही है तो हमें वो धीरे 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 ऐसा लगता है कि आवाज़ है ना, ऐसे पिच डाउन हो जाती है, फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, तो दूर जा रही है। तो हम यहाँ पे किसके बेस के ऊपर बताते हैं, डॉपलर इफेक्ट आपने नाम सुना होगा, दिस इज कॉल्ड साउंड, के साउंड के इफेक्ट पे हमने बता दिया कि कोई चीज़ मेरी तरफ जा रही है या दूर जा रही है ना। तो हाँ बिल्कुल ओके। तो अब यहाँ पे ठीक है, तो अब यहाँ पे जो चीज़ है कि साउंड तो ट्रेवल कर रही है, लेकिन साउंड कहाँ पे ट्रेवल करती है, साउंड एयर के अंदर, साउंड को मीडियम चाहिए, मीडियम मतलब सॉलिड देन लिक्विड देन एयर, है ना, इस तरह से वो ट्रेवल करती है,
ठीक है। मैं आपको यहाँ पे जो साउंड के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के, जहाँ पे मैं सोनार के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। सोनार मतलब ज्वेलर, वो ज्वेलरी वाला नहीं, सोनार मतलब सोनार होता है SONAR, ठीक है, ये पानी के अंदर, तो हम उसको उसमें देखेंगे डिफेंस में, ठीक है। सो यहाँ पे साउंड का हमें पता चल गया कि इसको मीडियम चाहिए। हम ये कहते हैं कि अगर ये अर्थ है और कोई यहाँ पे जैसे हमारी गैलेक्सी है या कोई स्टार है, वो हमारे से कितना दूर जा रहा है, कितना दूर जा रहा है, तो इसका कैसे पता करेंगे? क्या वो हमारी तरफ आ रहा है या दूर जा रहा है, कैसे पता करेंगे? यहाँ पे तो हमने साउंड यूज कर ली क्योंकि यहाँ पे एयर है। यहाँ पे क्या होता है? वैक्यूम। वैक्यूम सीधा ही ऐसे नहीं स्टार्ट हो जाता, स्पेस है तो आगे वैक्यूम है, नहीं, एयर थिन होती जाती है, जाती देन डीप स्पेस के अंदर आपको वैक्यूम मिलता है। अब वैक्यूम है, वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, तो हमने सोचा कि यहाँ पे क्या यूज करेंगे? लाइट। लाइट, ठीक है। अब ये लाइट किस तरह से हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। हमारी से दूर जा रही है या हमारी तरफ आ रही है, इसके अंदर शिफ्ट वर्ड यूज होता है। अब उसको समझ लेते हैं, इसको ध्यान से समझना। चाहे स्टेट का एग्जाम दे रहे हो आप, ये लेक्चर बस ध्यान से देख लो और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, रिवीजन की है वो आपने अपनी तरफ से करनी है, ठीक है, ओके। अब यहां पे मैं ये कहता हूं कि जैसे मान लो कोई, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहां पे ऐसे इसको बाइंड किया हुआ है, मैंने यहां पे एक थ्रेड बांधी हुई है, ठीक है। ये थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ऐसा समझो कि एक फॉर्मूला होता है फिजिक्स इसके अंदर जो बड़ा इजी है, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। एच कांस्टेंट है, इसको हमने छेड़ना नहीं। ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये रिलेशन याद रख लेना, स्टेट के अंदर तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा? लो वेवलेंथ होगी, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है, बहुत ही पास में वेव्स हैं तो हम बोले हाई फ्रीक्वेंसी। अगर ये वेव्स दूर हैं तो हम बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखो, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पे कम है, तो मतलब वेवलेंथ क्या होगी? लो। फ्रीक्वेंसी नंबर ज़्यादा है, हाई। यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ ज़्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी है? कम है, ठीक है। तो ये है, तो इट मीन्स कि ये जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब सोचो, अगर मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई बस है, बस यहाँ पे खड़ी है, तो अब हम साउंड के हिसाब से देखते हैं पहले इसको। साउंड जब करेगी ये, तो वो इस तरह से ट्रेवल होती है, ऐसे समझो, ठीक है। अब इसी को आपने, कोई चीज़ है वो लाइट इमिट कर रही है, वैसे बस हमने समझना। तो मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट इमिट कर रही है ऐसे, इस तरह से, जैसे पानी के अंदर आप पत्थर फेंकते हो तो ऐसे रिपल्स जाते हैं ना चारों तरफ, सिमिलरली इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। बस इतना समझना। अगर ये चीज आगे को मूव करेगी तो ये जो डिस्टेंस है ये कंप्रेस हो जाएगा। तो मतलब जैसे अगर मान लीजिए कोई लड़की है ऐसे भाग रही है, तो समझो उसके बाल जो हैं ऐसे पीछे को, है ना, वो संजीता सी बन जाती है मतलब बाल ऐसे पीछे को ऐसे चले जाते हैं, आगे से मुंह प्रेस, क्योंकि हवा पड़ रही है ना, फिल्मों में देखा है हमने, ठीक है। तो असल में तो नहीं भागती, असल में भगाती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला कंप्रेस हो गया, जिस तरफ जाएगी आगे से चीजें कंप्रेस होगी, पीछे को एक्सटेंड होती है। अब यहाँ पे देखो, अब ये अगर मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, तो मैंने क्या बोला था? अगर जिस तरफ जाएगी ये वाली चीजें कंप्रेस हो जाएंगी और इधर से एक्सपेंड हो जाएंगी, ठीक है। हेयर वाला वो याद रखना, अगर किसको भूलता है तो बस वो याद रखना कि भाई जिसको जिस तरफ भागेगी उसके ऑपोजिट बैक साइड पे, जैसे बाल पीछे को ऐसे ना चले जाते पूरे, तो वो चीज जो है यहाँ पे एक्सपेंड करके, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है? वेवलेंथ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ये इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे वेवलेंथ क्या है? डिक्रीज हो रही है, दोनों के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि अगर कोई चीज मेरी तरफ आ रही है तो वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे आ जाओ, दो मेजर जो हम वेवलेंथ यूज करते हैं वो करते हैं ब्लू एंड रेड। डिटेक्शन इजी होती है, सब कुछ ठीक है इसमें। ब्लू एंड रेड, रेड के अंदर वेवलेंथ क्या है? हाई। ब्लू के अंदर वेवलेंथ क्या है? लो। ठीक हो गया। सो अगर कोई चीज मेरी तरफ आ रही है तो वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है।
इट मीन्स कि अगर कोई चीज मेरी तरफ आएगी तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज की तरफ जा रही है। दिस इज कॉल्ड एज, इसको नीले से लिखते हैं, ब्लू शिफ्ट। ठीक हो गया। अब ऑपोजिट ले लो, मान लो आप इधर खड़े हो, अब ये आपसे दूर जा रही है, तो जब दूर जा रही है तो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज कौन सी साइड पे हो रही है, नीचे को साइड, तो इस इज कॉल्ड एज रेड शिफ्ट, कि मतलब वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रही है। ठीक है। अब एक्चुअल के अंदर ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। हम एक स्पेक्ट्रोग्राफ बनाते हैं कि हर एक, जैसे मान लीजिए ब्लू लाइट है, रेड लाइट है, इस तरह से जो साइंटिस्ट क्या करते हैं इस तरह से वो बना होता है। ठीक है। जो आसमान के अंदर जो है कोई चीज है वो हमारी तरफ कौन सी लाइट आ रही है उसके हिसाब से हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे वेवलेंथ के बीच में जरा डिस्टेंस है, देन हम उसके हिसाब से बताते हैं कि रेड शिफ्ट है या ब्लू शिफ्ट है। ठीक है जी। तो यहाँ पे समझ आया, बताइए कि रेड शिफ्ट क्या होता है और ब्लू शिफ्ट क्या है। दूर जा रही है तो रेड शिफ्ट, पास आ रही है तो ब्लू। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ रेड से ज़्यादा है। नहीं नहीं, ये दोनों एक्सट्रीम है एक तरह से, नहीं नहीं ऐसा नहीं है नवदीप, बिकॉज ब्लू अगर दोनों का कंपेयर करना है रेड और ब्लू, तो ब्लू की अगर वेवलेंथ कम है तो इट मीन्स कि ये उस तरफ जा रही है, अगर ज़्यादा है तो फिर हम यहाँ पे समझेंगे कि उस तरफ जा रही है। इसको एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पे सोच लो, मान लीजिए ये यहाँ पे हम है, ठीक है, और ये कोई स्टार है। ठीक है, यहाँ पे समझना, स्टार, स्टार से जो है ओके ठीक है, सेम, रिचा वो सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम है। ठीक है ना। तो आपको हीरिंग, अच्छा देखो रिचा ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। हाँ बिल्कुल नवदीप, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे रेड की वेवलेंथ कितनी है, 620 से लेके 750। ब्लू की कितनी है, 450 से लेके 500 नैनोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वन बाय वन में आपके क्वेश्चन लेता हूँ, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि अगर वो मान लो सेम ही, ऐसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, तो अगर कोई ट्रक हमारे अराउंड जा रहा है सर्कल में, हम सेंटर में हैं, तो क्या कुछ होगा, नहीं, हमारा ब्रेन सिर्फ ये इंटरसेप्ट करके बताएगा कि वो कौन सी साइड में है, उसकी साइड पता चलेगी। अभी मान लीजिए मेरे इधर से कोई आवाज़ दे रहा है, जब इधर से कोई आवाज़ देगा तो मुझे कैसे पता इधर से आवाज़ दे रहा है, मैंने देखा नहीं। देन यहाँ पे क्या होता है कि पहले यहाँ से साउंड ट्रेवल करके यहाँ पे जाएगी, दूसरी साउंड ट्रेवल करके इधर कान में आएगी, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो ब्रेन नोट करता है, वो फिर बताता है इस साइड पे है। लेकिन अगर आपके बिल्कुल सामने है और आपने आंखें बंद की हुई हैं, देन आपको रियलाइज नहीं होगा। ठीक है, सामने है या पीछे, दोनों साइड में सेम रहता है, तो वहां पे सिर्फ हम डायरेक्शन पता कर पाएंगे, अदरवाइज और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमसे दूर जा रहा है नहीं जा रहा ये उसमें कंसेप्ट ही नहीं है, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही है। ठीक है। ओके ठीक है। तो हाँ, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल बता रहा था। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे, ठीक है, और कोई स्टार इधर है, अब स्टार से लाइट ट्रेवल करेगी हमारी तरफ आएगी। ओके, तो अगर कोई स्टार से ये लाइट इस तरह से, क्योंकि लाइट ऐसे ही ट्रेवल करती है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको अच्छी नहीं बनी, मज़ा नहीं आया, लेकिन इस तरह से रख लो कि यहाँ से लाइट चली है और हमारी तरफ आई है। ठीक है, अब स्टार जो है वो हमसे दूर जा रहा है, तो इस लाइट को आप एज ए थ्रेड समझो, एक रस्सी की तरह समझो, समझो कि ये एक रोप है। ठीक है, ये अब आप इमेजिन कर पा रहे हो, 2 पॉइंट से आपने एक रोप को इस तरह से करके बांध दिया। ठीक है, अब अगर ये स्टार दूर चला गया तो स्टार, अब यहाँ पे सेम, यहाँ पे हम है, अब स्टार सपोज करो यहाँ पे चला गया, अगर स्टार दूर चला गया तो क्या होगा,
रोप जो है, रोप की लेंथ उतनी है, तो रोप क्या करेगी, इस तरह से खिंच जाएगी, खिंच गई। मैंने आपको ये बताया था कि जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो क्या है, वेवलेंथ। तो अगर यहाँ पे अब वेवलेंथ इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सो इट मीन्स कि हमें यहाँ पे समझ आ गया कि अगर कोई चीज मेरे से दूर जा रही है तो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब तो ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो वेवलेंथ इंक्रीज कौन सी है, रेड की है ज्यादा हाई वेवलेंथ, इसकी लो है ब्लू की। तो इट मीन्स कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम दिखाएगी, रेड लाइट। तो अब समझ आ गया कि अगर कोई चीज दूर जा रही है तो क्या होगा, रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मतलब क्या है कि वो लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ की तरफ गई है। यहाँ पे वेवलेंथ लो थी, अब यहाँ पे वेवलेंथ हाई है। लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ की तरफ जाएगी तो हाई वेवलेंथ किसकी है, रेड की, तो रेड की तरफ जा रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेड शिफ्ट। ठीक है। दूसरा एग्जांपल उल्टा भी करके देख लो, है ना, उसमें भी कि हम यहाँ पे हैं। अब यही जो स्टार है आपने पास में रख दिया, जब पास में रखोगे तो ये वेवलेंथ, ये रोप कैसे बन जाएगी, ये इस तरह से। तो अब देखो वेवलेंथ जो है, सॉरी, वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज वेवलेंथ कौन सी हो, किसकी तरफ जाएगी, ये ब्लू की कम है तो ब्लू की तरफ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज ब्लू शिफ्ट। हाँ रिचा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं कहीं बोल रहा हूं, यहां पे देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, वेवलेंथ ज़्यादा है। इसको, ये कंसेप्ट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का हमारे आईटी में दोबारा आएगा जब हम 5G और ये सारे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे और क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है आपको, बताइए। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यहाँ तक पहुँच गए कि रेड शिफ्ट का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, ये रेड शिफ्ट कई तरह की हो सकती है। एक डॉपलर है, ठीक है, जो लाइट सोर्स जो हमने पढ़ी है नॉर्मली, कि अगर कोई स्टार या गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, पास आ रही है। एक कॉस्मोलॉजिकल होती है। कॉस्मोलॉजिकल का मतलब है कि यूनिवर्स ही एक्सपैंड कर रहा है। यूनिवर्स कैसे एक्सपैंड कर रहा है, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। एक और होती है ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल का मतलब क्या है, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड है, ठीक है, वहां से, जैसे ब्लैक होल की, वहां से लाइट ट्रेवल कर रही है तो वो एनर्जी लूज कर देती है। जब एनर्जी लूज करेगी तो वो रेड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अब मैंने आपको बोला कि जब एनर्जी लूज करेगी तो क्या होगा, वो रेड शिफ्ट कैसे हो जाएगी। देखो, जब एनर्जी कम होगी, कैसे होगी कम, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे एक नई स्लाइड पे लिख देता हूँ। एनर्जी इज इक्वल टू, मैंने बोला HPU, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इसको आप छोड़ दो। ठीक है, इट मीन्स के एनर्जी इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अगर एनर्जी कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी को कम होना पड़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी का इनवर्सल रिलेशन क्या है, वेवलेंथ के साथ। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अगेन रेड शिफ्ट। ठीक है, सेम कंसेप्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है। इसी के ये आपको समझ आ गया, फिर और किसी की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको कॉस्मोलॉजिकल का मतलब सेम है, सिर्फ वो फर्क है। यहाँ पे देखो, हम ये कहते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। सो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो CMP है उसका भी मैं आपको एविडेंस दे दूंगा। हमने क्या बोला कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, अगर कोई चीज एक्सपैंड हो रही है, यहाँ पे देखो ध्यान से, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक दो गैलेक्सीज है, ठीक है, उनके बीच में वेवलेंथ इस तरह से लिंक है। अब इस गुब्बारा है ये, इसके अंदर आपने हवा भर दी, तो ये एक गैलेक्सी यहाँ पे चलेगी, एक यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन वेवलेंथ कम हो बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो गया, रेड शिफ्ट। समझ रहे हो। तो इट मीन्स कि अगर यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो इट मीन्स कि कोई भी जो लाइट चलेगी वो हायर वेवलेंथ की तरफ बढ़ेगी। यहाँ पे जैसे इसका मतलब ये है कि सपोज करो हमारी अर्थ यहाँ पे थी, ठीक है, और यूनिवर्स की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई, ठीक है। अब यूनिवर्स की जब फॉर्मेशन हुई, ठीक है, डिस्टेंस देखो कम है, ठीक हो गया। अब लेकिन ये दूर चला गया तो अर्थ हमारी यहाँ पे है, ये और दूर चला गया अर्थ ये, तो लाइट इधर ट्रेवल कर रही है, लेकिन ये ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है। यूनिवर्स ही अपने आप में, स्पेस एक फैब्रिक है, कपड़े की तरह मानो, जैसे ये गुब्बारा है, तो ये इन्फ्लेट होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो मतलब कोई चीज जो है ऐसे इस तरह से इन्फ्लेट हो रही है और लाइट उधर से इस तरफ ट्रेवल कर रही है। जब लाइट हमारे पास ट्रेवल करेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो ये खिंच जाएगी। जब खिंच गई तो यहाँ पे एनर्जी लॉस हो गया, ठीक है, क्योंकि इतनी दूर से ट्रेवल कर रही है।
जब ट्रेवल कर रही है एनर्जी लॉस होगा, तो लो एनर्जी वाली लाइट जो है हमारे पास आनी चाहिए। लो एनर्जी का मतलब क्या है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, है ना, ये सी बाय लैम्डा क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसी का मैंने फॉर्मूला सीधा लिख दिया। अगर एनर्जी लो है तो हाई वेवलेंथ वाली लाइट हमारे पास आनी चाहिए। इसीलिए आप जेम्स वेब के अंदर देखोगे इंफ्रारेड वाले लेंस लगाए गए। अब यहाँ पे और क्लियर करता हूँ इसको, यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है कि आपको समझ जाना है कि वेवलेंथ इस तरफ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये तो ठीक है कि इस तरफ वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब सोचो, पहले हबल स्पेस हमारे पास एक टेलीस्कोप था, ठीक है, उसके अंदर हमने लेंस जो थे कि वो कौन सी लाइट को एक्सेप्ट करे, जैसे हमारी आंखें हैं विजिबल को करती हैं, बाकियों को नहीं करती। तो सिमिलरली आंखों की रिप्लेसमेंट क्या है, टेलीस्कोप, कि वो बाकी लाइट को डिटेक्ट वो करती है, वो भी आंखें ही हैं एक तरह से। तो हमने अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इनकी आंखें जो है इसके अंदर लगाई कि भाई उधर से अगर आएगी तो इसको पकड़ लेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अर्थ है और यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, गुब्बारा एक्सपैंड हो रहा है, तो चीज़ें हमसे दूर जा रही है। जब दूर जाएंगी तो क्या होगा, वेवलेंथ जो है खिंच जाएगी, यही हमने पढ़ा, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो अब देखो कई चीज़ें बहुत दूर चली गई, उनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो जब अगर वो अर्थ के ऊपर आई तो वो कौन सी होंगी, हायर वेवलेंथ वाली। हायर वेवलेंथ वाली कौन सी है, इंफ्रारेड। तो मतलब अगर मान लीजिए आज से 1000 साल पहले हम जो हबल बहुत अच्छे से काम करती है, अगर उस टाइम पे होती, ठीक है, तो अब जो हबल इतना अच्छे से काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वहां पे जो है चीज़ें दूर चली गई हैं और उसके लिए क्या है, हमें हायर फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, जो लाइट आ रही है उसकी सॉरी जो वेवलेंथ है वो बढ़ गई है, जो लाइट आ रही है। जब वेवलेंथ बढ़ गई तो वो कौन सी में शिफ्ट हो जाएगी, इंफ्रारेड में, तो वो इंफ्रारेड इमिट करेगी। इसीलिए इंफ्रारेड के जो लेंस हैं वो कहाँ पे लगाए गए हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में। अच्छा, अगर मान लो 200 साल बाद और हम कोई टेलीस्कोप लॉन्च करें तो उसमें कौन सा डालेंगे, उसमें डालेंगे हम माइक्रोवेव वाला, क्योंकि वेवलेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, माइक्रोवेव में आ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी रेडियो में आ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी लॉन्ग रेडियो में आ जाएगी। बताइए, ये एग्जाम्पल आपको समझ आई या थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेट लगा, बताइए। तो इतना आप समझ गए कि कोई भी चीज़ अगर हमसे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो यहाँ पे जो भी वेवलेंथ हमारे पास आएगी वो खिंच के ही आएगी। जब खिंच के आएगी इट मीन्स के जो वेवलेंथ है उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे, हमारे पास वो लेंस भी होने चाहिए, तो इसीलिए हमें आगे आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके संचित के सर वंस अगेन विद रिस्पेक्ट टू लेंस यूज, बिल्कुल डेफिनेटली ओके। अब यहाँ पे देखो हम ऐसा करते हैं, ठीक है, सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना कि मुझे समझ आ जाता है कि जैसे मान लो ऐसा एक तरीका मैंने अपनाया तो कुछ बच्चों को समझ आया, दूसरा अपनाऊंगा तो बाकियों को भी समझ आएगा। ये लाइट की वेवलेंथ के हिसाब से है कि हमारी जो चलो उस आँखों का ये बेसिकली क्या है, हमारी जो आँखों की रिसेप्टिबिलिटी होती है कि हम एक पर्टिकुलर, क्योंकि लाइट देखो यहाँ पे हमारा लेंस है, अब उसको यहाँ पे पर्टिकुलर जाके ही इमेज बनानी है, तो वो इमेज जो है वेवलेंथ के हिसाब से, कौन सी वेवलेंथ है उसी के हिसाब से हम बना सकते हैं, अदरवाइज फिर हम सब कुछ देखने लग जाएंगे, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें, ठीक है, ये भगवान कह लो या साइंस तो नहीं है बट शुरू से ही ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि इस पर आपको आई की स्ट्रक्चर समझानी पड़ेगी कि उसमें किस तरह से जो है वेवलेंथ, देन वो उतनी फोकल लेंथ आप पढ़ते हो वो सारी चेंज होती है, ठीक है, इसमें लेंस चेंज हो जाए, लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाए तो यहाँ पे दिक्कत आती है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे शांतनु ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अल्ट्रावायलेट आ रही है तो अल्ट्रावायलेट को चेंज करके मैंने विजिबल वेवलेंथ के अंदर करती तो हमें दिखने लग जाएगी, बस यही फर्क है, ठीक है, तो मतलब वो वेवलेंथ का ही कमाल है, ठीक है। अगर इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड को चेंज करोगे विजिबल के अंदर तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, देन यू विल रियलाइज कि आपको दिखेगी वो सारा, ठीक है, ये तो उस वेवलेंथ के अंदर आनी चाहिए, देन हमें वो सारी दिखेगी, ठीक है। हम यहाँ पे बात क्या कर रहे थे कि लेंस की बात कर रहे थे। अब सपोज करो, ठीक है, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे अर्थ है और मैंने देखा कि एक गैलेक्सी यहाँ पे, देखा क्या, हमें दिखेगा नहीं लेकिन उसकी वेवलेंथ हमारे पास आ रही है, ठीक है। अब जो वेवलेंथ थी वो थी लेट से कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल की वेवलेंथ के बराबर उतनी थी, तो मैंने एक टेलीस्कोप बनाया और उसके अंदर लेंस लगा दिया जो विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट को डिटेक्ट कर पाए, ठीक होगी बात, सिंपल हो गया, मैंने इसका नाम हब्बल रख दिया,
ठीक है, हबल्स लॉ जो हम बात कर रहे थे उन्हीं के बेसिस के ऊपर ये रखा गया था। अब क्या हुआ कि यूनिवर्स तो एक्सपेंड कर रहा है, अब ये गुब्बारा एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, ये गुब्बारा ही मतलब उसका बेस ही एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। गैलेक्सी जो है वो अपने आप में एक्सपेंड नहीं कर रही, वो एज ए पॉइंट ही है, लेकिन उसका बेस ही एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यूनिवर्स तो एक्सपेंड कर रहा है, अब क्या होगा कि मान लीजिए मैं 50 साल बाद की बात करता हूँ, 100 साल बाद की, जो भी है, अब ये अर्थ यहाँ पे ही है, ठीक है, लेकिन ये वाली जो गैलेक्सी है ये यहाँ पे चलेगी, तो आप क्या बोलोगे कि बोलोगे सर ये वेवलेंथ बढ़ जाएगी, हमने यही कंसेप्ट सीखा। तो अब वेवलेंथ इंक्रीज होगी, अब वेवलेंथ सपोज करो इंफ्रारेड तक चलेगी। इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि पहले वो जब कम थी, अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ कम थी, अल्ट्रावायलेट इमिट कर रही थी, थोड़ी सी और बढ़ गई तो विजिबल इमिट करने लगी, अब और वेवलेंथ बढ़ गई तो वो कौन सी रेंज में आ गई, इंफ्रारेड में। तो मतलब अब ये इंफ्रारेड की तरह हमें रिसेप्ट होगी, हमें रिसीव होगी। तो अब विजिबल, ये हब्बल हमारे काम का नहीं है, बिकॉज इसके अंदर सेंसर कौन से थे, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, लेकिन अब कौन सा इमिट कर रहा है, इंफ्रारेड। देन वी हैव टू मेक अनदर टेलीस्कोप जिसके अंदर इंफ्रारेड के सेंसर लगाए जाए, तो इंफ्रारेड को वो जो है डिटेक्ट करेगी, ठीक है। अब फ्यूचर में और ज़्यादा दूर वाली हमने गैलेक्सी देखनी है, मान लीजिए हम इसी को टारगेट कर रहे थे, ये गुब्बारा है, हम यहाँ पे, ठीक है, हम इस गैलेक्सी को टारगेट कर रहे हैं, ये गैलेक्सी जो है हमें कौन सी रेंज की दे रही है, लेट्स से कि अल्ट्रावायलेट। अब हमें ये बहुत दूर वाली करनी है, तो वो कौन सी होगी, वो लेट्स से इंफ्रारेड की। देन इट मीन्स कि अगर जेम्स वेब ने, अभी आपने देखा होगा कि उसने बहुत ही पुरानी पुरानी दूर फार अवे गैलेक्सीज उसके बारे में हमें बताया। क्लियर है, बताइए, अब समझ आ गया, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे जो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, सेम कंसेप्ट है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, अगर कोई चीज बहुत दूर चलेगी, ठीक है, बहुत दूर चलेगी तो वो कौन सी रेंज में आ जाएगी, माइक्रोवेव। तो जो यूनिवर्स फॉर्मेशन के टाइम पे लाइट चली होगी, ठीक है, वो और ज़्यादा उसकी क्या होगी, वेवलेंथ और ज़्यादा हाई होगी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ऐसे दूर दूर जाती जाती खिंच गई। तो अब उसकी हाई वेवलेंथ कौन सी रेंज में है, माइक्रोवेव में। फ्यूचर में हो सकता है कि वो रेडियो में चली जाए, लेकिन अभी क्या है, माइक्रोवेव में। तो हमारी जो कैलकुलेशंस है उनके हिसाब से कि वो अगर यूनिवर्स की जो फर्स्ट लाइट है वो माइक्रोवेव रेंज में होनी चाहिए। अब ऐसे हमें कैसे पता है ना, हमने कैलकुलेशंस की हैं, बेसिकली इसकी बहुत सी कैलकुलेशंस होती हैं जो हम नहीं करते, बट मैं आपको बता देता हूँ वो होती कैसी है। ओके, तो अब हमने बेसिकली प्रेजेंट से पास्ट के अंदर ट्रेवल किया, ठीक है, उसके हिसाब से जो है हमने एस्टिमेट लगाया कैलकुलेशन के हिसाब से कि इतना का पुराना वो होना चाहिए। अब सोचो माइक्रोवेव कैसे, मान लीजिए ये यूनिवर्स है, ठीक है, हम यहाँ पे हैं, हमने देखा कि ये वाला जो गैलेक्सी है इस ये जो है अल्ट्रावायलेट की रेंज के है, ऊपर है। तो अगर जो वो बोल रहे हैं बिग बैंग के अंदर कि इतने बिलियन ईयर्स पुरानी, तो इट मीन्स कि अगर इसके अंदर अल्ट्रावायलेट है तो उसके हिसाब से वो इतने साल इसको पीछे ले जाओ। अगर इसकी मान लो जो मैं एज पता कर लेता हूँ, ठीक है, कि लेट से कि ये इसकी एज 20 साल है, ठीक है, हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं, वैसे तो वो हज़ारों में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो पहली वाली होगी उसकी हमें टोटल एज तो पता है, टोटल एज कितनी है, ठीक है, तो उसकी एज के हिसाब से वो कौन सी वेवलेंथ कितनी खिंच गई होगी, ठीक है, बस वो हमने अंदाज़ा लगाना है। उसके हिसाब से हमने पता कर लिया कि उसकी वेवलेंथ जो है माइक्रोवेव के अंदर होनी चाहिए। तो इट मीन्स के अर्थ के ऊपर आपको माइक्रोवेव जो है डिटेक्ट होनी चाहिए, उसी को हम फर्स्ट लाइट मानेंगे, ठीक है। देन उसका नाम रखिए कॉस्मिक, क्यों कॉस्मिक से आ रही है, माइक्रोवेव बैकग्राउंड, तो यूनिवर्स की बैकग्राउंड से ये वेव आ रही है, इसी से इसका CMB नाम रखा गया। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि जो पेंजियास और इसके साथी, ठीक है, विल्सन, ये दोनों आपस में लगे हुए थे कि भाई हमें जो है एक्सरे डिटेक्ट करनी है, कहाँ गया, हाँ, एक्सरे डिटेक्ट करनी है, राइट। अब इन्होंने क्या किया, इनका जो पूरा सिस्टम था उसके ऊपर ना एकदम से काफ़ी ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, हेजीनेस सी है ना, काफ़ी ज़्यादा नॉइस आई। तो इन्होंने बोला यार ये क्या है, तो इन्होंने देखा उधर कबूतर बैठा है, तो इन्होंने कबूतर को ओ ऐसे उड़ाते हैं, तो ऐसे उड़ाया, वो माना नहीं, वो अंग्रेजी कबूतर था, हमारे वाले तो उड़ जाते हैं। तो फिर इन्होंने है ना ऐसे जूता वूता मारा होगा, उससे उड़ाए थोड़े, बाद में फिर दोबारा कर रहे हैं, फिर भी वहाँ पे दिक्कत है। देन इन्होंने फिर एक बहुत ही ऐसे लट सा होता है वो, उसे मार मार के उनको भगाया। इनको इतना गुस्सा आ गया था कि जो लिखते हैं कि भाई इन्होंने गन लेके उनको डायरेक्टली शूट करने लग गए कबूतरों को। बताओ,
ठीक है, उसके बाद भी जो नॉइस थी वो कम नहीं हुई, तो वो बेसिकली एक्सीडेंटली एक जो है सीएमबी थी इन्होंने डिटेक्ट की थी। तो वो फर्स्ट जो लाइट थी, जो जॉर्ज लेमेत्र बोल रहे थे कि यूनिवर्स एक पॉइंट से ओरिजिन हुआ, तो उसका बोला एविडेंस दो, एविडेंस इन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो पहली लाइट चल के हमारे पास आनी चाहिए, तो सीएमबी है, और इन्होंने एविडेंस दे दिया। तो उससे जो है वो हो गया कि हाँ यार ये वाली जो थ्योरी है वो सही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसके इसीलिए इसका नाम ऐसा दिया गया। क्लियर है? बताइए, इतना एपिसोड क्लियर है? देखो शांतनु ने क्वेश्चन पूछा, कहते सर वो लाइट थी वो आवाज क्यों? मैं आपको बताता हूँ, नासा ने ना रिसेंटली कबूतर ओके, तो नॉइस थी तो है ना, जैसे ये क्वेश्चन पूछा कि सर वो नॉइस की क्यों लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या है कि वो तो लाइट थी, है ना, ये है। नासा ने एक रिसेंटली भी क्या 1 साल हो गया होगा, साउंड बताया, गैलेक्सी की साउंड उन्होंने बताई थी कि इस तरह की वो साउंड है। ठीक है, कि वहाँ पे ये साउंड है। तो हम गैलेक्सी की साउंड कैसे बता सकते हैं? हमें तो वहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि भाई वैक्यूम के अंदर वो साउंड तो ट्रेवल नहीं करती। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली जो लाइट होती है, लाइट की वेरिएशन होती है ना, उसको नोट्स के अंदर, साउंड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये होता है बस, और कुछ भी नहीं। तो जो लाइट है, लाइट को उन्होंने बेसिकली क्या है कि अगर लाइट फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ के बेस के ऊपर मैंने ले लिया, हाई है लो है, उसके हिसाब से मैंने साउंड के अंदर डाल दिया, हाई पिच होगी यहाँ पे, लो पिच होगी, वो साउंड हम कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें और कुछ भी नहीं है। नॉइस का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, इस तरह से आनी चाहिए, उसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ कॉल्ड नॉइस। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग के अंदर भी कैंडल होती है इस तरह से, ये वाली जो चीज़ है विक बार बार ऊपर नीचे, तो उसको नॉइस बोलते हैं। ठीक है, विराट कोहली के हिसाब से क्या है, आउटसाइड वाली नॉइस है। तो नॉइस का मतलब वो होता है, वो किसी के अंदर भी हो सकती है, वो सिर्फ साउंड नहीं है। ठीक है, कोई भी लाइट है उसके अंदर अगर ज़्यादा वो आ रही है फ्लक्चुएशन, उसको हम नॉइस बोलते हैं। ठीक है, हाँ सर, सीएमबी वाला रिलेशन रिपीट कर दो। हाँ बताऊंगा। ओके, यहाँ तक हो गया। चलो, अब यहाँ पे जो है सीएमबी का मैंने क्या रिलेशन बताया था, तो इसके लिए हमें उस स्लाइड पे जाना पड़ेगा जहाँ पे ये है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था एक सिंपल भाषा में कि देखो, अगर मेरे पास क्या है, ये एक यूनिवर्स है, ठीक है, कोई हम यहाँ पे हैं और कोई गैलेक्सी यहाँ पे है। ठीक है, अब ये लाइट जो हमें भेजेगी, वो लाइट की वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। अब अगर यही जो गैलेक्सी है वो यहाँ पे है, यानी कि लाइट का सोर्स, ठीक है, जितनी दूर होगा, तो ये रस्सी जो थी, मैंने आपको रोप बोला था, ये बहुत ज़्यादा इस तरह से खिंच जाएगी। तो इट मीन्स कि इसकी वेवलेंथ जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स की जो फर्स्ट लाइट बनी होगी, जो फर्स्ट लाइट बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टिंग में, वो लाइट जो है उसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस एक्सपेंड हो चुकी होगी, क्योंकि यूनिवर्स खुद में ही एक्सपैंड हो रहा है। तो अगर एक्सपैंड हो रहा है तो सबसे ज़्यादा एक्सपैंड क्या हुआ होगा? ये वाली लाइट सबसे ज़्यादा एक्सपैंड हुई होगी, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? हाई। तो जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हाई वेवलेंथ होनी चाहिए उसकी। हाई वेवलेंथ जो है हमने एस्टिमेट लगाया कि अभी जो ठीक ठाक एक्सपैंड हुई हैं, जो बहुत बाद में बनी, वो ठीक ठाक एक्सपैंड हुई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। वो अल्ट्रावायलेट में है, विजिबल में है, कुछ इंफ्रारेड में है, लेकिन ये तो सबसे पहले बनी है, तो ये और ज़्यादा एक्सपैंड होनी चाहिए। और ज़्यादा एक्सपैंड किस में होगी? फिर वो माइक्रोवेव में। तो मतलब अगर हम वेवलेंथ का कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? माइक्रोवेव की। ज़्यादा वेवलेंथ का मतलब क्या है कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा किसका है? माइक्रोवेव का। तो इसीलिए जो लाइट है वो माइक्रोवेव बैंड के अंदर होनी चाहिए, तो इसीलिए उसका नाम जो है सीएमपी पड़ा। हाँ, तो अब बात आ गई कि इसको डिटेक्ट कैसे किया गया। तो नॉर्मल जो स्टडी कर रहे थे, इन्होंने अपना पूरा टेलीस्कोप वगैरह सिस्टम लगाया हुआ था, 2 साइंटिस्ट थे, पेंजियस एंड विल्सन। अब जब ये डिटेक्ट कर रहे थे, उधर से सीएमबी डिटेक्ट होगी गलती से,
इनको तो पता नहीं था कि ये CMB है, ठीक है। तो इनको लगा कि कबूतर बैठे हैं, कबूतरों की वजह से यहाँ पे जो है नॉइस एकदम से आ रही है, कि एकदम से तेज तेज कुछ आ रहा है, डिटेक्ट हो रहा है कि कबूतरों की वजह से कोई फॉल्ट आ गया। तो उन्हें कबूतरों को उड़ाया प्यार से, पुचकार से, जो भी करना था। देन वो गन से भी उड़ाए, आसपास का एरिया क्लियर किया गया कबूतरों से। देन तब भी ये जो नॉइस थी नहीं हटी। फिर देन उनके कोई और प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के अंदर, उससे भी डिस्कशन की कि क्या है ये। देन उन्होंने रियलाइज कि भाई एक्चुअल के अंदर वो क्या है, माइक्रोवेव बैंड है, तो मतलब वो CMB है। ये वही CMB है जो स्टार्टिंग में पुट किया गया था कि CMB आनी चाहिए अगर यूनिवर्स एक पॉइंट से चला है, ठीक है। चलो ओके, अब क्लियर है, बता दो मुझे। ओके ठीक है। चलो अब हमने जो है ये बात करनी है कि भाई यूनिवर्स जो है, ठीक है, यूनिवर्स वो किससे बना, ठीक है। यूनिवर्स के अंदर मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, वन इज ऑब्जर्वेबल, अनदर वन इज डार्क एनर्जी एंड देन डार्क मैटर। अब जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में मेरे से पूछा गया था कि सर हमें कैसे पता ऑब्जर्वेबल कितना है, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर के अंदर हम गलत हो जाए, ठीक है, ये इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक क्या है हमें पता है, हमें बेसिकली इनका एस्टिमेशन पता है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का। उसके हिसाब से हमने पता लगाया कि हमें तो भाई कुछ नहीं पता, ठीक है। कैसे? पहली बात मैंने आपको बताया कि डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी ये 2 चीजें और भी है यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। अब यहां पे देखो, हमने ये पढ़ा कि बिग बैंग हुआ, देन हर एक चीज जो है एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। ये समझ आ गया कि भाई यूनिवर्स जो है स्ट्रेच हो रहा है। अब यहां पे देखो एक कंसेप्ट है डार्क एनर्जी का, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक वेसल है, वेसल के अंदर क्या है, पानी, पानी रखा हुआ है। आपने बॉयल किया इसको, ठीक है, बॉयल किया तो वो एक्सपेंड हो गया। अब यहां पे एक्सपेंशन किसकी वजह से हुई? बॉयल किया, पानी को बॉयल करोगे क्या बनेगा, वेपर बन जाएगा, गैस बन जाएगी, तो ऐसे एक्सपेंड करता है। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर आप पानी डाल के उसको गर्म करते हो तो क्या होता है, प्रेशर बिल्ड हो जाता है। क्यों बिल्ड होता है? क्योंकि गैस है, उसको ज्यादा एरिया चाहिए, ठीक है। अब यहां पे हाई टेम्परेचर है, उसकी वजह से वो एक्सपेंड हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो गया। हमने क्या किया, ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, यानी कि लिड लगा दिया। अब लिड की वजह से क्या हुआ, ये ड्रॉपलेट यहां पे आके कंडेंस हो जाते हैं, है ना, हो जाते हैं ना, वेपर जो है ऊपर आके, ठंडा एरिया है तो वो कंडेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लो है। तो इट मीन्स कि अगर हाई टेम्परेचर के ऊपर कोई चीज एक्सपेंड हो रही है, देन लो टेम्परेचर पे क्या होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि यूनिवर्स के अंदर जो है स्टार्टिंग में ब्लास्ट हुआ, तो आइडियली अब क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, कि भाई यूनिवर्स को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, है ना। क्योंकि ठंडा हो गया यार, अब तो टेम्परेचर कम हो गया, अब तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि लॉजिक तो यही है, यही तो हमारी साइंस है। लेकिन जब साइंटिस्टों ने देखा कि यार ये तो अभी कॉन्ट्रैक्ट होने का नाम नहीं ले रहा, ये अभी भी इसके अंदर एक्सपेंशन है, तो इसका रीजन क्या है, क्यों कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, अदरवाइज एक्सपेंड क्यों कर रही है। देन इनको लगा कि जैसे गुब्बारा है, बैलून, बैलून के अंदर आप हवा भरते जा रहे हो, बैलून एक्सपेंड हो रहा है, तो जो हवा भर रहे हो आप, एक उसके अंदर एयर भर रहे हो जिसकी वजह से वो एक्सपेंड हो रहा है। तो यहाँ पे इनके अंदर यूनिवर्स के अंदर कौन एयर भर रहा है? तो उन्होंने बोला कि एक हिडन एनर्जी है, कोई हिडन एनर्जी है जो इसको अभी भी एक्सपेंड कर रही है। बिकॉज अदरवाइज आइडियली क्या होना चाहिए था, इसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था। अब तो टेम्परेचर कम हो गया, उस टाइम पे जा रहा था। सो उस हिडन एनर्जी को नाम दिया गया डार्क एनर्जी, और उसका एस्टिमेशन लगाया गया कि यूनिवर्स कितनी स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है और कितनी एनर्जी इसको चाहिए उस एक्सपेंशन के लिए। उसी हिसाब से हमने परसेंटेज निकाली कि यूनिवर्स की इतनी परसेंटेज तो डार्क एनर्जी है। सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है? बताइए। जैसे हम बैलून के अंदर हवा भरते हैं, जब हवा भरोगे आप कितनी हवा भर रहे हो, हवा एक हिडन है, मान लीजिए किसी को पता ही नहीं, हम इधर से हवा भरते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं यार बैलून तो एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। तो वो जो हिडन एयर हम डाल रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, दिख नहीं रही है ना, तो वो है डार्क एनर्जी, यूनिवर्स को अभी भी एक्सपैंड कर रही है। अब दूसरा है डार्क एनर्जी के अंदर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट। एक यहां पे और कंसेप्ट है मास क्रिएट ग्रेविटी, ग्रेविटी क्रिएट पुल, अभी हम स्टार्स के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा है डार्क मैटर क्या है,
डार्क मैटर क्या है? देखो, अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को देखोगे तो ऐसे समझो, इसको एक सिंपल भाषा में समझते हैं। जो आउटर एरिया में उसका मास कितना है, उतनी तेज ये रोटेट करेगी। उतनी तेज क्या करेगी? रोटेट। जितना मास है उतनी ही आउटर आर्म जो है उसकी रोटेट करेगी। ठीक है, तो अगर मास है और यहां पे रोटेशन, ठीक है, उल्टा लिख देते, यहां पे लेट से रोटेशन है और ये है मास। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है अगर रोटेशन 20 की स्पीड से कर रही है तो मास भी 20 है। तो हमने ये देखा कि इजी तरीके से इसको समझते हैं। तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना मास है उतनी तेज से करेगी। लेट से कि 80 है, 80 मास है तो इसकी रोटेशन होगी 80। अगर 100 मास है तो इसकी रोटेशन होगी 100। तो हमें समझ आ गया कि रोटेशन जितनी है उतना ही उसका मास है। ठीक है, अब जो मिल्की वे जो थी वो रोटेट कर रही थी 120 से, तो उसका मास कितना होना चाहिए? बताइए, मास कितना होना चाहिए? वन 120, बिल्कुल, वेरी गुड। आइडियली इट शुड बी 120, बट जब देखा गया तो वो था 100। सो 20 वॉज मिसिंग, तो हमारा फॉर्मूला फेल हो गया। क्योंकि आइडियली अगर रोटेशन के हिसाब से मास निकाले तो वो 120 होना चाहिए था, लेकिन वहां पे जो हमें डिटेक्ट हुआ मास वो कितना था? वो था 100। सो 20 वॉज मिसिंग, तो इसी को हमने नाम दे दिया डार्क मैटर। कि कुछ ऐसा मैटर है जो हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, बट इट इज स्टिल देयर। तो उसका नाम क्या दिया गया? डार्क मैटर। राइट, जैसे आप डीएनए के बारे में जितना हमें पता है, कुछ कोडिंग रीजन है, बाकी रीजन को क्या नाम दिया गया? डार्क डीएनए। एंड ये डार्क डीएनए भी कितना है? 99%। यह हमें पता है 1% टू 2%। जो आपके गवर्नमेंट, जो प्राइवेट कंपनी फाइबर डालती है जहां से आपको ब्रॉडबैंड और ये सब कुछ मिलता है, जब गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि भारत नेट, कि हम जो है सारी पंचायत को जो है वो इसके अंदर जो है हाई स्पीड इंटरनेट देंगे, तो प्राइवेट कंपनियों ने पहले जो थ्रेड वो अपना क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल फाइबर डाली थी। ठीक है, तो वो जो ऑप्टिकल फाइबर डाली थी लेकिन कभी उन्होंने यूज ही नहीं की, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, उतनी पॉपुलेशन ही नहीं उधर हुई। उन्होंने एक बार तो इंफ्रा बना दी, तो वो गवर्नमेंट ने बोला हमें दे दो, हम यूज कर लेते हैं। तो वो पहली बार जो ऑलरेडी जो अनलिट है, जो कभी भी उसके अंदर से लाइट गुजरी नहीं, दैट इज अगेन कॉल्ड एज डार्क फाइबर। उसका नाम भी डार्क फाइबर है। ठीक है, सो उसी कंसेप्ट के ऊपर ये है डार्क डीएनए, डार्क फाइबर, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। राइट, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसको क्या बोला? डार्क मैटर। अब डार्क मैटर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक तो उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं करता। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी हैं? आपकी विजिबल से लेके अल्ट्रावायलेट और ये सारी, ठीक है। डिटेक्ट करेंगे जितने अभी हम डिटेक्ट करेंगे उसको, ठीक है। दूसरा, नेम्ड डार्क है क्योंकि ये लाइट कोई मिट नहीं करता, ठीक है। हाँ, ठीक है, उसको बायोटेक में रह रहते हैं एक्सट्रॉन एंड इंट्रॉन्स। हाँ, ठीक है। पोजेस मास है उसका। देन ये इंटरेक्ट करता है ग्रेविटी से। किसी भी चीज का अगर मास हो तो वो ग्रेविटी से इंटरेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि मास क्रिएट ग्रेविटी, मास ही तो ग्रेविटी क्रिएट करता है, एंड ग्रेविटी क्रिएट्स पुल। अगर ग्रेविटी है तो अपनी तरफ चीजों को खींचती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको मैं अभी आंसर देता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं एविडेंस, तो अभी आपको समझ आएगा एविडेंस। तो जो हमें एविडेंस मिलते हैं वो बेसिकली टाइप ऑफ इनडायरेक्ट है। एक तो पहला गैलेक्सी की रोटेशन करो, जो अभी हमने समझ लिया कि जितनी तेज वो घूम रही है उसके हिसाब से उसके अंदर हमने डार्क मैटर बताया। दूसरा है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग ये है कि अगर ये अर्थ है, ठीक है, और बीच में मान लीजिए कुछ मैटर है और उसके इधर जो है वो कोई गैलेक्सी है, तो ये गैलेक्सी हमें नहीं दिखेगी, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि यहां से लाइट आएगी तो इधर है, तो हमें डायरेक्टली तो दिखेगी नहीं क्योंकि इसके पीछे है। तो ये क्या होता है, लाइट इधर भी ट्रेवल कर रही है, लाइट इधर भी कर रही है, लाइट इधर भी ट्रेवल कर रही है। तो जब लाइट यहां से ट्रेवल करके ऐसे बेंड होती है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया मास, ठीक है, ग्रेविटी बेंड होती है विद द ग्रेविटी, सॉरी, लाइट बेंड होती है ग्रेविटी की वजह से। अब यहाँ पे भी लाइट बेंड होके जो है हमारी तरफ आती है। तो हमें ये वाली जो
गैलेक्सी है वो कहाँ दिखेगी, ये दिखेगी यहाँ पे भी और यहाँ पे, ठीक है। तो हमें एक जैसे पानी है, ग्लास के अंदर आप पेन रखते हो तो पेन की अपर एंड पोजीशन दिखती है ना, क्योंकि लाइट बेंड हो जाती है, लाइट वहां से आ रही है बेंड होके हमारे पास आती है। तो यहाँ पे भी हमें ये चीज दिख रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बेंड। अब इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से हमें पता चल रहा है कि बीच में कोई मैटर है, क्योंकि इस मैटर का मास है तो ये ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें ये सारा दिखता है। दैट्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ठीक है। ये भी एक एविडेंस है डार्क मैटर का, कि बीच में क्या है, डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, तो हमें इसीलिए ये दिखता है। तो एक ये इसका जो है एविडेंस है। दूसरा है कॉस्मिक माइक्रोवेव। जो हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स हैं वो नॉर्मल मैटर नहीं बना सकता, उसके लिए कुछ ऐसा मैटर है जो इसको फ्लक्चुएशन या डिफरेंट पैटर्न बना रहा है। तो मतलब अगर मुझे लेट से कि इस तरह का कोई पैटर्न है, मुझे पता है अगर सब कुछ नॉर्मल है ऐसा बनेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह से कुछ पैटर्न बन रहा है कि जो मुझे समझ आ रहा है कि नॉर्मल मैटर से नहीं बनेगा, तो उसको भी हमने एज ए एविडेंस माना कि यार ये कोई डार्क मैटर है, ठीक है। तो हमारे पास इनडायरेक्ट एविडेंस है, जैसे हमारे पास ब्लैक होल है, ब्लैक होल का कुछ डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास इनडायरेक्ट एविडेंस आते हैं। तो इनडायरेक्ट एविडेंस की वजह से हम ये बताते हैं कि हाँ ये वाली चीज है, ठीक है। चलो रिचा, उसको हम बायोटेक में रखेंगे, ठीक है। चलो अब ये एक क्वेश्चन है, मतलब इसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ए बी सी इस तरह से। ए एंड सी, ए ओनली, ओके, ए ओनली, ठीक है। चलो देखते हैं। इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल दैट डू नॉट हैव चार्ज, ये तो हमने बात कर ली कि ठीक है। डार्क मैटर पोजेस नो मास, मास तो उसका है अनलाइक नॉर्मल मैटर, ये गलत। दे डू नॉट इंटरेक्ट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन एंड ग्रेविटी, ये गलत है। ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है बिकॉज इट हैज मास, ठीक है, तो ये गलत है, राइट। तो ये हमें समझ आ गया, राइट, हाँ बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। स्पेस क्या है, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, तो स्पेस किसको मानते हैं, हमने ये माना कि देखो ध्यान से देखना कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ से आप मोटा मोटा 100 किलोमीटर ऊपर तक चले जाओ, उसके ऊपर जो है ये एक लाइन खींचती, ठीक है, मान लो अर्थ की ऐसे खींचती मैंने, तो इसको हमने बोला कार्बन लाइन, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, ये स्पेस है, इसके ऊपर हमने क्या माना, स्पेस है। स्पेस की यहाँ पे बाउंड्री जो है, ये कार्बन लाइन की बाउंड्री जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। यूएस मानता है 80 किलोमीटर, उसने अपना हिसाब से लगाया हुआ है, तो कंट्री डिफर करती हैं थोड़ा, ठीक है। यूएस के 80 किलोमीटर ऊपर से आप गए तो देन जो है आपको क्या माना जाएगा, एस्ट्रोनॉट माना जाएगा। अगर 80 किलोमीटर से नीचे है देन आप जो है एस्ट्रोनॉट नहीं है। तो ये यूएस की डेफिनेशन है। तो यूपीएससी पूछेगी आपको ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, नहीं है, बस ये आपको पॉइंट याद रखना है। दूसरा, जब हम यहाँ पे जाते हैं तो एयर जो है ना वो थिन हो जाती है, थिन का मतलब क्या, पतली हो जाती है। जैसे आप पहाड़ों पे जाते हो तो आपको ऑक्सीजन की कमी होती है, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी अपना आरबीसी बढ़ा देती है, आरबीसी बढ़ना देन अपनी जो ब्रीदिंग है उसको फास्ट कर देती है, ठीक है। जो फास्ट करती है आरबीसी बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि तेजी से सांस लेते हैं, जिससे क्या है कि ऑक्सीजन हम क्योंकि कम है तो पूरी करते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड एज एक्लीमेटाइजेशन। वो अडेप्टेशन नहीं है। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि वो परमानेंटली हो गया। जैसे राजस्थान के अंदर अगर हम अभी प्लांट कुछ है वो सर्वाइव कर रहे हैं तो वो अडेप्ट किए हैं, ठीक है। अडेप्टेशन इज परमानेंट, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इट मीन्स कि आप उस एरिया को अडेप्ट करते हो, वहां पे एयर थिन आपको मिलती है, लो प्रेशर मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एयर थिन है, यहाँ पे लो प्रेशर है। नॉर्मली आप जहाज लेके उड़ गए, जो अभी अपने हवाई जहाज है, ठीक है, एयर इंडिया को छोड़ के वो सारे उड़ते हैं हवा में, तो उसके अंदर क्या आता है, उसमें फ्यूल डालते हैं, फ्यूल। अब उसमें जो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए, अदरवाइज फ्यूल कैसे होगा बर्न।
तो ऑक्सीजन आती है एयर से, जेट इंजन की तरह, ठीक है। तो अब यहाँ पे एयर से ऑक्सीजन ले रहा है, अब ये जहाज उड़ के पहुंच गया इस एरिया में, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी इसको? पहला है कि उसका फ्यूल जो है पूरी तरह से जो है वो कंबस्चन नहीं होगा, बिकॉज ऑक्सीजन कम है। दूसरा है कि उसके जो फैन होते हैं, है ना, इस विंग्स होते हैं, वो बेसिकली विंग्स जो हैं एरोडायनेमिक्स से चलते हैं, तो मतलब नीचे अगर एयर अच्छी है तो उसको लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे लिफ्ट की दिक्कत भी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एयर थिन है और ऊपर चले गए हम पहुंच गए डीप स्पेस के अंदर। डीप स्पेस में आपको क्या मिलता है? वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में क्या है? साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करती, ठीक है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे बाउंड्री है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, बट आपको याद रख लोगे तो ठीक है। FAI आपको समझना कि मेजर बॉडी ने नहीं दिया। जब आप कोई रिपोर्ट पढ़ते हो, रिपोर्ट को कैसे याद रखते हैं, किसने दी? सिंपल तरीका होता है कि कोई मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्या उन्होंने वो रिपोर्ट दी है, यस और नो, बस यही याद रखना होता है। जो मेजर ने रिपोर्ट दी, जो WHO है, UN है, उसने रिपोर्ट दी है, वो तो हम याद रखेंगे इसने दी है। कोई और मान लीजिए कोई ऐसी नाम आ गया जो आपने कभी सुना नहीं, तो आपको सिर्फ उसमें ये याद रखना कि इनमें से कोई भी नहीं है मेजर में से, ठीक है, बस उतना होता है। UPSC वहीं पे कर देता है। हाँ, श्वेता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बिल्कुल बिल्कुल चार्ज डिसाइड करता है, ठीक है। सो एयर इज टू थिन, ठीक है, नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मैं बिल्कुल वो पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं जो प्री में आपके काम आएंगे, ठीक है। क्या होता है वहां पे? एयर थिन हो जाती है, देन आपको फ्री फॉल एक्सपीरियंस होता है, वेटलेसनेस कहते हैं इसको। हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करेंगे, जहाँ पे हम माइक्रोग्रेविटी की बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। क्या क्यों नहीं लिफ्ट जनरेट करता? मैंने आपको बता दिया, जेट इंजन की तरह काम करता है। जेट इंजन के अंदर क्या है? एयर आपको बाहर से लेनी पड़ती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। स्टार का लाइफ साइकिल क्या है? देखो, कोई भी स्टार है, स्टार के अंदर क्या है? स्टार के अंदर क्या होता है? स्टार के अंदर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका मतलब क्या है? मैंने ये बताया कि एक पॉइंट से यूनिवर्स बना, अब थोड़ा क्लाउड बने, है ना। उससे पहले क्या बना होगा? अच्छा, यहाँ पे भी बता देता हूँ कि जैसे मान लो पहले क्या होगा, कुछ भी क्वार्क वगैरह होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन होंगे, धीरे धीरे वो ठंडे हुए होंगे, देन हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद ही जो है अपनी CMP जो है वहाँ से रिलीज हुई थी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी, देन ये और कंबाइन होते गए, तो यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन मिलके हीलियम की फॉर्मेशन बनाते रहे, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती रही। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ? न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये स्टार जो है वो इसी फ्यूल के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब आप सोचो कि आपने कहीं कोई भी फ्यूल है, आपके घर में सिलेंडर है, वो भी तो कभी खत्म होगा, ऐसा तो नहीं वो चलता ही जाएगा, है ना, तो वो खत्म होगा। तो स्टार के अंदर भी जो फ्यूल है वो कभी ना कभी तो खत्म होगा। तो उस फ्यूल की खत्म होने की स्टेजेस के बाद ये क्या बनेगा, ठीक है, वो डिसाइड कौन करता है? उसका मास कितना है। UPSC ने बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर, है ना, बड़ा इजी था इनफैक्ट, राइट। वो मास के ऊपर डिसाइड करता है। जितना ज्यादा हाई मास होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है उसके अंदर हाई होगा। मास ज्यादा है, वो तेजी से उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन चलेगा। अब जितनी तेजी से चलेगा, इट मीन्स के आप सोचो कि कोई एरिया है वहां पे उसका मास भी बहुत ज्यादा है, फ्यूल भी बहुत ज्यादा है, और वो तेजी से बर्न हो रहा है ना, बर्न भी तेज हो रहा है, तो उसकी लाइफ क्या होगी? स्मॉल होगी, छोटी होगी, जल्दी एंड हो जाएगा। अब ये लास्ट में भी क्या बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है? मास, ठीक है। चलो उसी लाइफ साइकिल को देखते हैं। अगर तो मान लो 1.5 टाइम्स जो सन है, सन जो अपना है, सन के आसपास का या इससे 1.5 गुना इतना मैसिव कोई स्टार है, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा ब्लैक ड्वार्फ या व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। अब देखो, ये इसके अंदर कुछ स्टेजेस आती हैं। एक होता है रेड जायंट, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे चलो। अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं? लो टू मीडियम, ठीक है, ओके। लो टू मीडियम मास जो है, ठीक है, स्टार है, उसके अंदर क्या होता है? फ्यूजन स्लोअर होता है, ठीक है, लॉन्गर लाइफ स्पैन। मैंने आपको क्या बताया था? जो मैसिव है उसके अंदर फ्यूजन बहुत फास्ट है, देन उसकी लाइफ एंड भी जल्दी हो जाएगा, बिकॉज फ्यूजन बहुत तेजी से हो रहा है, फ्यूल बहुत यूज हो रहा है जल्दी, और खत्म हो जाएगा। जो लो टू मीडियम मास है
ये उसके उल्टा है। अब इसके अंदर फ्यूजन स्लो है, देन यहाँ पे जो है लॉन्गर लाइफ स्पैन इसको मिलता है। सन लाइक स्टार है, जैसे सन और उसके आसपास का मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में स्टेबल होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस। हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस क्या होता है? देखो ये एक स्टार है, अंदर को कौन खींच रहा है उसको? ग्रेविटी। ग्रेविटी अंदर को खींच रही है ना? अंदर को कौन खींच रहा है? ग्रेविटी। अंदर क्या हो रहा है? अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे हैं, तो ये भी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, ये एनर्जी बाहर को लग रही है। जब तक दोनों में बैलेंस है तब तक कुछ नहीं होने वाला।